अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद। मेट्रोलाइट में खुशामदीद करेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेट्रोलाइट के साथ मैं हूं फरहा औरंगज़ेब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और जहां बात की जाए कराची के मौसम के हवाले से, तो वहाँ कराची में मौसम खेल रहे हैं वो इसलिए क्योंकि हम एक तो देखिए हम रोजाना की बुनियाद पे आपको बता रहे होते हैं ना कि किस तरह का मौसम है, लेकिन जो कराची की अगर बात करें तो कराची में गर्मी में बहुत ज्यादा बीमार हो चुके हैं। ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है और हम ये देख रहे हैं कि जी जो दर्जा हरारत है वो तेजी से जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कल भी हमने कहा था कि जी समुद्री हवाएं भी चलती हुई दिखाई दे रही हैं और उसकी वजह से तपिश कम हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सिलसिला ये है कि तपिश हमें कम जो महसूस तो हो रही, लेकिन हमारी बॉडी उसको कंज्यूम नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से पानी की अशद जरूरत बढ़ चुकी है। और पानी की अगर बात करें तो पानी भाई आपने ज्यादा से ज्यादा पीना है। एक दिन में 10 गिलास पानी तो नॉर्मली कहा जाता है कि आप पिए, लेकिन हम आपको मशवरा देंगे 15 से 20 गिलास पी ले। ऐसा ही है। वो तो फिर वही बात है कि आपकी प्यास की शिद्दत पे वो करता है ना कि आपके, लेकिन बॉडी आपकी जो है वो रिक्वायर्ड कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से ह्यूमिडिटी है, जिस तरह टेम्परेचर है, उसके हवाले से तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ मशवरा यही देंगे सुबह सुबह कि भाई खुद से कोई इलाज मत कीजिएगा, डॉक्टर के पास जरूर जाइएगा, ताकि आप मौसम की शुरुआत की जो बात हम कर रहे थे ना, मैं मौसम की बात इसलिए कर रही थी क्योंकि हमारे पास जो स्टोरी है वो मौसम के ही हवाले से है, तो इसी वजह से मैंने शुरुआत उसी से की। रोज हम स्टार्ट में मौसम का ही बता रहे हैं। आपको पता है गुज़िश्ता रोज जो है वो हमारे कुछ लोग हैं जो कि नॉर्दर्न एरिया गए हुए हैं और शायद कार्यक्रम से उनके जो है हमारे पास कॉल भी मौसूल हो रही थी और अक्सर वहाँ सिग्नल्स के भी बड़े इश्यूज हैं। वो यही बता रहे थे कि जी इतना मौसम शदीद खराब है कि इस खराब मौसम की वजह से मुख्तलिफ जगह पे मिट्टी के तोदे गिर चुके हैं और मेन शारा जो है ब्लॉक हो गई है। अब वहाँ हजारों की तादाद में लोग इस वक्त जो है विजिट करने गए हैं और ऐसे मौसम में मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए। या तो एनडीएमए को चाहिए कि पहले से वो अपना इंतबा जारी कर दें, ताकि कोई भी वक्त ऐसा हो जिसमें हम देखें कि जी अब देखिए लोगों को अगर वो पहले से सारी चीजें पता भी हो तो हमारे लोगों को एक्साइटमेंट होती है कि सबको पता है कि जनवरी में या जो दिसंबर में कि वहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। कराची में इतनी गर्मी कि कराची के लोग निकल के फौरन से नॉर्दर्न एरिया लेकिन उनको ये पता कि वहाँ स्पेशली लोग जाते हैं स्नोफॉल देखने की, हमने वही और फिर वहाँ जाके वो इस तरह की मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता है। चलिए जी, खैबर पख्तूनख्वा से खबर शामिल कर रहे हैं और पहली खबर है ये और इसमें बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता रात तेज आंधी और बारिश के नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। शदीद बारिश के बाइस लोगों का वहां रहना जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो गया था और बताया जा रहा है कि खास करके प्रोविजनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पीडीएमए खैबर पख्तूनख्वा ने गुज़िश्ता रात की तेज आंधी और बारिश के नुकसानात की तफसीलात सामने लेकर आ चुके हैं। पीडीएमए के मुताबिक आंधी और बारिश के बाइस घरों की दीवारें और छतें गिरने के वाकयात रुनुमा हुए, जिनमें 2 अफराद जाबाक हो गए हैं जबकि 11 जख्मी बताए गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और पीडीएमए के मुताबिक वाकयात बडग्राम, मैदान, शांगला, सवात, तोरगर और अपर दीर में पेश आए हैं, जबकि मुतालिका अजला के इंतजामिया को मुतासरीन को जल्द रिलीफ फराहम करने की भी हिदायत कर दी गई है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन आपको पता है गरम गरम पानी जो मैं सुबह सुबह यहाँ पी रहा हूँ उसकी वजह सिर्फ ये है, चाय तो हमारे पास रोजाना आती है लेकिन मेरा गला 2 दिन से खराब है। चाय उनके पास है, मेरे पास गर्म पानी है और उसकी वजह सिर्फ यही है कि गर्मी के मौसम में कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि आप गर्म पानी कैसे पी लेते, तो मैंने कहा भाई नमक डाल के अब जरूरी हो गया है कि जी अगर आपका गला खराब है तो आप जरूर पिए। और वैसे होता था कि सर्दियों में जो है ना वो गले खराब हो जाते थे लोगों के, लेकिन आप देखिए कि गर्मी के मौसम में लोगों के गले खराब हो रहे हैं। एक तो हम ये देख रहे हैं कि जी हमारे टेम्परेचर, इसके साथ साथ जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकुलेट्स है हमारे पास वो बहुत ज्यादा, पार्टिकल्स जो डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से लोगों को हम देख रहे हैं कि साइनस का इशू भी हो रहा है। तो ये बड़ा एक मामला सामने आ रहा है। तो भाई अगर आपके साथ भी कोई ऐसा इशू है तो आप गर्म पानी जरूर पिए ताकि आपका गला साफ हो जाए। अगर आपको कोई किसी किस्म का कोई ऐसी चीज डस्ट एलर्जी है तो वो भी आपकी दूर हो सकती है। अच्छा, वो इस पर अभी जो मौसम जिस तरह से चल रहा है मुख्तार, तो साथ ही साथ जो बीमारियां है ना, जैसे बुखार हो गया और उसके अलावा आपको इम्यून सिस्टम आपका बिल्कुल आपका वीक लगना शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ हेडेक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। डॉक्टर से लेकिन जरूर मशवरा करें, अपने पास से कोई भी एंटीबायोटिक इस्तेमाल ना करें। और बताया तो ये भी जा रहा है, एक रिपोर्ट सामने आई थी गुज़िश्ता रोज ही मैंने वो रिपोर्ट देखी और वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। मुसद्दिका रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की जो आबादी है उस आबादी के जो आधी आबादी है, मतलब पूरे पाकिस्तान की आबादी की आधी आबादी पेट की बीमारी और इसके साथ साथ शदीद पेट में दर्द होना या बुखार होना या मौसम की वजह से वो कह रहे हैं कि जी सभी की तबीयत खराब नजर आ रही है। और ये रिपोर्ट जो है बड़ी मुसद्दक है और वही बताया उसमें यही जा रहा है कि मुसद्दिका जराए से कि भाई खास करके जो है वो पानी बॉयल करके पिए या आप अगर कोई पानी पी रहे हैं तो उसमें भी कोशिश करें, क्योंकि कई जगह हम देखें क्लोरीन वाटर मतलब क्लोरीन से साफ करके जो है ना प्योरीफाई करके दे, तो इधर उधर के ब्रांड इस्तेमाल ना करें, पानी
के लिए आप ये देखिए कि ISO से सर्टिफाइड हो, इसके साथ साथ जो है वो कहते हैं ना कि ISO 90 जो है वो आप उसको जरूर देखें, pH जरूर इसकी चेक करें कि pH जो हाइड्रोजन है वो आपकी लाजमी 7 होनी चाहिए, ना ही वो माइनस में हो, ना ही वो प्लस में हो, ना ज्यादा हो ना कम हो, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन PDME की अगर हम बात करें और PDM के हवाले से हम अगर बताएं आपको, तो PDM के हवाले से खास करके जो वाकयात सामने आए हैं ये तो बहुत आदत बताई जा रही है जो कि एक जिन मकामात का जिक्र हो रहा है, लेकिन एक्चुअली अगर देखें तो ज्यादा नुकसान नजर आ रहा है। जहां इस वक्त जिस तरह PDMA ने रिपोर्ट जारी की, उन्होंने कहा कि जी 2 अफराद जो है वो जाँ भाग हुए हैं और 11 जख्मी बताए गए हैं, लेकिन इससे ज्यादा तादाद मुतवक्के है और ये बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तमाम इदारों को इस वक्त कोशिश करनी चाहिए कि मिलकर एक दूसरे की मदद करें, और बल्कि नॉर्दर्न एरियाज में जो लोग मौजूद हैं, इवन चाहिए मतलब मैं बोलूंगा कि जी वो अगर पंजाब से हैं, वो सिंध से हैं, वो बलूचिस्तान से हैं, या वो किसी भी पाकिस्तान के दूसरे इजला से हैं, तो कोशिश ये करें कि एक दूसरे का साथ इस वक्त जरूर दें। ऐसे वक्त में हमने देखा था, आपने देखा होगा कि 2024 की हम बात करें, 2023 की बात करें, 2022 की बात करें, 22-23 के दौरान जो है वो एक हमने देखा था कि आइस तूफान आया था, मतलब हम कहते हैं कि जी बर्फानी तूफान जिसे हम कहते हैं, और उस बर्फानी तूफान में हमने देखा था कि हजारों की तादाद में लोग जो है वो जाँ भाग हो गए थे, और उसमें हमने ये भी देखा था कि होटल में रुकने की जगह ही नहीं थी। तो ऐसी सूरत हाल में जब कोई ज्यादा इमरजेंसी है तो होटल मालिकान को भी चाहिए कि वो अपना नफा नुकसान को एक जानिब रखे, इंसानी जो सेहत है या इंसानी खिदमत के नाते जो है वो जरूर इस चीज को थोड़ा सा रखें, अपनी कहते हैं ना होश में भी रखें, और इसके लिए PDMA को चाहिए कि पहले से इंतबा जारी करें। अभी भी इंतबा हमने देखा कि अब बताया जा रहा है कि भाई वहां ना जाए। अब जो शारा कार्यक्रम की मैंने आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, वो भी जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो गई। टूट फूट का शिकार नहीं है, बेसिकली वहां पे तोदे जारी मिट्टी की गिर चुके हैं, तो अब रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, गुजरना मुश्किल हो रहा है। तो बताई जा रहा है कि PDMA के मुताबिक वाकयात बडग्राम, जबकि इसके साथ साथ मर्दान, शांगला, सवात, तोरगर और दीर अपर दीर के अंदर भी पेश आए हैं। मुतालिका अजला की इंतजामिया को मुतासरीन को जल्द रिलीफ फराहम करने की हिदायत जारी की गई हैं, लेकिन बात है कि जो मुतासरीन हैं उनको जो हम कहेंगे कि जी फैसिलिटेट करने का तरीक़ेकार है वो अच्छा होना चाहिए। एम्बुलेंसेस की हमने देखा कि वहाँ पे थोड़ी सी कमी नजर आ रही होती है, क्योंकि सारी एक तो ऊपर या बर वक्त जो है वो थोड़े थोड़े फासले पर क्या कहते हैं उनको जो रेस्क्यू के अमलदार होते हैं, एम्बुलेंसेज हो गई, इस तरह की जो चीजें तो फौरन तिब्बी इमदाद उनको दे सकें अगर कोई जख्मी है या इस तरह के, तो ये चीजें भी लाजमी है। इसका भी साथ ही साथ इसके साथ साथ अब हम दूसरी स्टोरी की जाने बढ़ जाएंगे, और दूसरी स्टोरी भी बड़ी जबरदस्त है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के हवाले से बताया जा रहा है कि जो वजीर आजम का एक यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके लिए 3 अरब 91 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है और सवाल निशान ये है कि क्या ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए जो 3 अरब 91 करोड़ मंजूर किए गए, क्या वाकई इस पे लगेंगे? ये तो वक्त ही बताएगा कि लगेंगे भी कि नहीं भी लगेंगे, लेकिन वजीर ख़जाना है मोहम्मद औरंगज़ेब, उनकी ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ जिसमें वजीर आज़म यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 3 अरब 91 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। जबकि इजलास में आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में दानिश स्कूल्स के क़याम के लिए फ़ंड्स मंजूर भी कर लिए गए हैं। वजीर आज़म ऑफिस की मुरम्मत और देखभाल के लिए भी 16 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, जबकि 1979 के कश्मीरी मुहाजिरीन का गुजारा अलाउंस 3500 से बढ़ाकर 6000 रुपए कर दिया गया है। बिल्कुल ऐसा ही, और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जी पाकिस्तान के कीमती पत्थरों की सलाहियत से फायदा उठाने के लिए नई कौमी पॉलिसी मंजूर कर ली गई है। और ये भी बताया गया है कि नेशनल एग्री ट्रेड एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी के लिए 1 अरब रुपए और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन की तंजीम 9 की उसूली मंजूरी दे दी गई है। तो ये एक मामला सामने आया। जबकि PNSE की 30% शेयर्स फरोख्त और इंतजामी कंट्रोल NLC को मुंतकिल करने की तजवीज़ भी मंजूर कर ली गई है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिस पे काम हो रहा है। सो स्किल डेवलपमेंट नहीं बल्कि तरक्याती काम हो रहा है। अगर हम देखें कि खास करके इस्तेहकाम लाने के लिए जिस तरीके से वज़ीर ख़जाना की अगर हम बात करें तो रेगुलर बेसिस के ऊपर हम देख रहे हैं कि जी नई पॉलिसीज़, नई प्रोसीजर्स को जो है वो डिफ़ाइन किया जा रहा है या एक नई शक्ल दी जा रही है। और उसकी वजह सिर्फ ये सामने आ रही है कि जी रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं ताकि मजबूती के साथ आगे बढ़ सकें और जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन
एलोकेशन बताई गई है। एक जानिब हम देख रहे हैं कि जी 16 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है और वो भी वजीर आजम ऑफिस की मरम्मत और देखभाल के लिए की गई है, लेकिन ये मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा है। 16 करोड़ रुपए मरम्मत के लिए दिया जा रहा है। वजीर आजम हाउस में तो वैसे ही हम देखते हैं कि जी खास करके कुछ ही मीटिंग्स होती हैं, कुछ ही लोग आते हैं और प्रोहिबिटेड एरिया होता है, हर किसी का दाखिला भी नहीं होता। हाँ। तो ऐसे में 16 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं कि मरम्मत में खर्च किए जाएंगे और जो महाजरीन का गुजारा बताया जा रहा है, अलाउंस बताया जा रहा है, मेरे ख्याल से अगर उसके पैसे और ज्यादा बढ़ा देते 6000 रुपए तो मुझे लगता है थोड़े से कम है। तो अपने चैनल के तवज्जुह से हम तो ये दरखास्त करेंगे वज़ीर आज़म साहब से कि अगर इस तरह के मामलात हैं तो भाई 6000 रुपए बहुत कम होते हैं, के हिसाब से तो बहुत कम है। ऐसे में यह है कि उनके लिए अगर महाजरीन जो कश्मीरी हैं उनकी गुजारा अलाउंस जो उनका है वो उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए ताकि वो अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी गुजार सकें। ठीक है जी, तो हमारे पास टाइम है, हम आगे बढ़ जाएं या हाँ जी बिल्कुल आगे हम बढ़ जाते हैं। हमारे पास नेक्स्ट स्टोरी क्या है? पता है नेक्स्ट स्टोरी वही है कि हमने इससे पहले एक डायलॉग भी जो है वो यहाँ सुना दिया था कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके और वो बात यही थी कि जी रेड लाइन मंसूबे की तौसी 3 साल 4 साल के बाद फिर इस मंसूबे के ऊपर काम होना शुरू हो गया। लेकिन इसमें हमने देखा कि जी ब्लेमिंग नीमिंग बड़ी होती रही। कभी कोई अपनी प्लेट लगा के चला जाता था, कभी फेडरल की प्लेट्स लगती हुई नजर आती थी, कभी सिंध हुकूमत की हमें प्लेट्स नजर आती थी, कभी हम सिंध हुकूमत को क्रिटिसाइज कर रहे होते थे, कभी हम फेडरल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे। लेकिन ये तमाम चीजें एक जानिब अब जो है ना वो मंजर आम से गायब होती दिखाई दे रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जी FWO जो है वो अब जब से वर्क कर रहा है तब से लोग बड़े सेटिस्फाइड हैं। हम देख रहे हैं कि जी रोडों की मरम्मत जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसे में जो वजीर हैं सिंध के, उनका एक बड़ा बयान सामने आया। शर्जील इनाम ईवन की हम बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि जी रेड लाइन की ताखीर में हुकूमत की कोई बदनीयती नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि वो इस क्यों कह रहे हैं, किसने उनको कहा कि जी आपकी जो नीयत है उसमें कोई खोट था, कि किसी ने ऐसा कहा उनसे, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन बताया जा रहा है सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम ईवन ने कहा कि रेड लाइन मंसूबे में ताखीर में हुकूमत की कोई बदनीयती नहीं है। सिंध असम्बली से खिताब में शर्जील ईवन ने कहा कि डॉलर का रेट बढ़ने से तामीराती मंसूबों की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ है, जबकि उन्होंने ये भी बताया कि रेड लाइन मंसूबे में ताखीर में हुकूमत की कोई बदनीयती नहीं। कॉन्ट्रैक्टर्स का कहना है कि हमें डॉलर के मुताबिक कीमतें बढ़ा कर दी जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मंसूबा मुकम्मल करने के साथ आवाम का पैसा भी बचाना चाहते हैं। हमने कॉन्ट्रैक्ट मंसूख किया और FWO से राब्ता किया। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि 22 मई को शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह हो रहा है। उस सड़क पर यूटिलिटी लाइनों का मसला अब नहीं, मतलब लाइनों का मसला अब नहीं रहा है। तो अभी अब 22 तारीख को जब ये इफ्तिताह होगा और पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इसका इफ्तिताह करेंगे। अच्छा, इससे कबल हमने देखा था जो कोरंगी रोड की मरम्मत का जो काम चल रहा था, जो नया ब्रिज बन रहा था, तो वो भी बहुत कम अरसे में जो है वो बना के उसको तैयार कर दिया गया और फिर आवाम के लिए खोल दिया गया। तो उम्मीद यही जाहिर की जा रही है अब BKFWO को मिलने के बाद ये रोड भी जो है वो जल्द अज जल्द इस प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो इसमें थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा आवाम को भी करना चाहिए। हम सखर की अगर बात करें तो सखर का ब्रिज बनाने के लिए बड़े दावे किए जा रहे थे और जल्द से जल्द उसको बनाने की बात की जा रही थी। उसका अंजाम सबके सामने हमने देखा कि ब्रिज ही गिर गया। हाँ। और फिर उसके बाद हमने देखा जो कॉन्ट्रैक्टर उसके ऊपर बात आने लगी कि भाई मटेरियल किस तरह का इस्तेमाल किया। लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि भाई एक पूरी प्रोसीजर होता है। ये देखते हैं कि जी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है। हम सड़कें तो बना देते हैं, उसकी ऊपर से वीडियोस बना के लोग डाल देते हैं। हम देखते हैं कि जी हमारे मुख्तलिफ जो इस दौर में रहते हुए जो हुक्मरान हैं वो हम देखते हैं कि जी खास करके ड्रोन कैमरों से बड़ी बड़ी वीडियोस बना के डाल रहे हैं कि जी हमने ब्लैक रोड जो है वो डाल दिया, लाइंस डाल दी, उसको तामीर कर दिया। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये कि जब उसके ऊपर सड़क पे गाड़ी चलती है, गाड़ी चलने के बाद अगर 4 दिन में वो रोड टूट जाता है तो फिर ये एक सवाल पैदा होता है हुकूमत की कारकर्दगी पे कि भाई ये जो रोड टूटा है इसकी जिम्मेदारी किसकी है। हुकूमत कहती है हमने जिम्मेदारी पूरी कर दी कि हमने तो रोड बना के दे दिया। जिस तरह से यूनिवर्सिटी रोड और BRT की अगर हम बात करें तो जितना अरसा इसको बनने में लगा और उस अरसे के दौरान जितनी तकलीफ जो है वो आवाम ने उठाई है, अभी भी तकलीफ सह रहे हैं। तो अब हम उम्मीद यही करेंगे और हम ये दुआ भी करेंगे कि जितना सब्र और जितना जो है ना हमें तकलीफ का सामना करना पड़ा, अब हमें उसका फल भी, सब्र का फल जल्द अज जल्द मिल जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि 22 मई को शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह हो रहा है। इस सड़क पर यूटिलिटी लाइनों का जो मसला भी नहीं है, ये एक अच्छी चीज उन्होंने कहा कि किसी किस्म की लाइंस इसमें नहीं डली हुई। एक बहुत बड़ी शाहराह है जिसमें
पानी का कोई मसला नहीं है, जिससे कोई दूसरी जो है वो आपकी कोई सीवरेज लाइन नहीं जा रही, कोई गैस की लाइन नहीं जा रही। तो ऐसा नहीं है जिस तरह यूनिवर्सिटी रोड पे गैस पानी की लाइन जा रही है तो बार बार खुदाई हो रही है, बार बार काम हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये भी एक जो है लम्हा फ़िक्रिया है कि जी वो जो पूरा रोड बनाया गया है M9 तक जो जा रहा है, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है कि जी ये जो रोड या जो ये जो शाहराह बनाई गई है, इससे लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हों। नेक्स्ट स्टोरी की जाने बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्टोरी भी बड़ी ज़बरदस्त सी है, और ये स्टोरी हम बात करेंगे ऑपरेशन ग़िज़्बुल हक़ के हवाले से, और जिसे हम कहते हैं पूरी कुव्वत और अज़म के साथ ये जो ऑपरेशन है वो जारी और सारी है। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन ग़िज़्बुल हक़ पूरी कुव्वत और अज़म के साथ जारी है, जबकि पाकिस्तान एक नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर खित्ते और दुनिया में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। बिल्कुल, और साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा भी किया, जहां उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान की सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत की। और कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में ज़ेर तरबियत अफसरों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार है, जबकि ऑपरेशन ग़िज़्बुल हक़ पूरी कुव्वत से जारी रहेगा और बलूचिस्तान में मादनियात से मुंसलिक मंसूबों पर भी काम जारी रखने के लिए महफूज माहौल की फरहमी नागुज़ीर है। बिल्कुल ऐसा है। और इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वाराना सलाहियतों, ऑपरेशनल तैयारियों और कौमी सलामती के लिए कुर्बानियों को भी खूब सराहा है, और ये ऑपरेशन अब भी जारी है और आगे भी रहेगा। बताया ये भी जा रहा है कि जी अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए अपना किरदार दुनिया भर में पाकिस्तान अदा करता रहेगा। तो ये एक स्टोरी हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं। जुड़े रहें, देखते रहें हमारा प्रोग्राम, इसका नाम है मेट्रो लाइट। आपने खुशामदीद करेंगे अपने प्रोग्राम मेट्रो लाइट में। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जी अभी हम जब ब्रेक पे थे तो ब्रेक में मैं इनसे यही बात कर रहा था कि जी नाज़िया हसन का बड़ा मशहूर गाना हमने सुना था, और उस गाने का नाम था दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। अच्छा, दोस्ती की मिसाल जो है ना वो हम देखते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं होता कि दो लोग एक साथ जो है वो स्कूल में पढ़ रहे हैं या दो लोग जो है वो एक ऑफिस में एक साथ काम कर रहे हैं। ये दोस्ती नहीं है सिर्फ, दोस्ती तो बड़ी पुरानी होती है। दोस्ती तो आपकी अपनी अम्मी से भी हो सकती है, दोस्ती आपकी अपनी नानी से हो सकती है, आपकी दादी से हो सकती है। जितना रिलेशन मजबूत होगा या जितने रिलेशन को टाइम ज्यादा लगेगा उतनी ही दोस्ती मजबूत होती चली जाती है। और ऐसी एक दोस्ती जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में हम कहेंगे कि ज़द-ए-आम ज़ुबान है। और हम बात कर रहे हैं इस वक्त पाक चाइना दोस्ती के हवाले से, और पाकिस्तान और चाइना का जो किरदार नज़र आता है, ख़ास करके गवादर के हवाले से हम बात करें, हम अगर इसके अलावा ट्रेडिंग के हवाले से बात करें तो भाई 75 साल की ये दोस्ती है। और ये दोस्ती ऐसी है कि इसका नेमो बदल नहीं है। हम देखते हैं कि दुनिया के खत्ते में पाक चाइना की मिसाल जो है वो दी जा रही होती है, सिर्फ इसलिए नहीं कि जी एक दीवार का फासला है और दोनों हमसाए हैं, इसके साथ साथ इसलिए भी कि जी हमारी स्ट्रेटेजिक, और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जी खास करके जो तिजारती मराकज़ हैं उसमें हमारी जो शराकत दारी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी बारे से खुसूसी पैकेज है, वो भी मुलाज़ा फरमाइएगा। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को आयरन ब्रदर्स की दोस्ती भी कहा जाता है, जो हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। दिफा, मईशियत, तिजारत और इंफ्रास्ट्रक्चर और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में दोनों ममालिक के ताउन को गैर मामूली अहमियत हासिल है। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी यानी CPEC को दोनों ममालिक के ताल्लुकात में संगे मील करार दिया जाता है, जिसके तहत पाकिस्तान में तवानाई, सड़कों और बंदरगाहों के मुतादिद मंसूबे मुकम्मल किए गए। माहिरीन के मुताबिक पाक चीन दोस्ती न सिर्फ खित्ते में इक्तिसादी तरक्की बल्कि इलाकाई इस्तेहकाम के लिए भी अहम किरदार अदा कर रही है। दोनों ममालिक की क़यादत ने इस अज़्म का इजहार किया है कि बाहिमी ताल्लुकात को मुस्तकबिल में मजीद वुसअत दी जाएगी। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान और चीन की देरीना दोस्ती आने वाले बरसों में मजीद मजबूत और मुस्तहकम होगी। पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात को 75 बरस मुकम्मल होने पर दोनों ममालिक में मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब हुआ। कहते हैं बहार के मौसम की तरह ये ताल्लुकात हमेशा बेहतर से बेहतरीन की जानिब गामजन रहेंगे। ये दोस्ती आसमान की बुलंदियों से बुलंद है। 2026 में पहला पाकिस्तानी खलाबाज चीनी खलाई मिशन के साथ खला में रवाना हुआ। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर ने भी
तकरीब से खिताब किया। कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान दहाइयों से दोस्ताना ताल्लुकात इस्तवार हैं। पाक चीन ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ मजबूत हुए। आइंदा नस्लों के लिए पाक चीन दोस्ती एक मिसाल बनेगी। नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम सी पैक मंसूबे का आगाज किया। तज्जियाकारों के मुताबिक पाक चीन ताल्लुकात खित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की की जमानत है। दोनों ममालिक की ये देरीना शराकत दारी आइंदा भी मुख्तलिफ शोबों में मजीद वुसअत इख्तियार करेगी। सुहेल इब्राहिम, मेट्रो वन न्यूज, कराची। ओके जी, आगे बढ़ेंगे और मज़ीद आपको बताएंगे कि दूसरी जानिब एक और स्टोरी हमारे पास है और बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमें देख रहे हैं कि जी सबसे ज़्यादा जानवर जो लोग हैं ना वो नॉर्दर्न बाईपास मंडी से जाके लेकर आ रहे हैं। कुछ लोग जो है वो जमील मेमन मंडी से भी जो है जाके जानवर लेकर आ रहे हैं। इसके साथ साथ मलीर मंडी में भी हमने देखा काफ़ी रश नज़र आ रहा है। ईद उल अज़हा के अब हम देख रहे हैं कि कुछ ही दिन है, चांद भी नज़र आ चुका है और ऐसे में तातीलात के हवाले से पहले बात कर लेते हैं। और हम देख रहे हैं कि जी 26, 27, 28 जो तारीख बताई जा रही है मई की, ये 3 दिन छुट्टी होगी। मतलब चांद रात तो नहीं है वो, लेकिन ईद से पहला जो दिन है वो, और उसके बाद ईद का दिन और ईद के दूसरे दिन छुट्टी का ऐलान किया गया है। लेकिन हमने सुना था कि जी पूरा हफ्ता तो छुट्टी का मनाया जाएगा। तीसरा दिन छुट्टी नहीं है। ईद के तीसरे दिन हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं दी है। फेडरल की जानिब से ये तातीलात का नोटिफिकेशन जारी किया है। लेकिन इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं खास करके कुर्बानी के हवाले से, कुर्बानी के जानवरों के हवाले से। और हम देख रहे हैं कि अब जगह जगह आप रोड पे निकल के तो जाएं, हर जगह आपको कहीं ना कहीं बकरे नजर आ रहे होंगे, कहीं ना कहीं छोटे छोटे जो है वो जानवर नजर आ रहे होंगे। गली मोहल्ले तो भरे हुए हैं। रोड की बात करूं कि रोड पे बेचने वाले मौजूद हैं। अच्छा, कुछ हमने देखा था कि जी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की जानिब से जो ऐलान भी किया गया था कि गैर कानूनी मंडियों पर जो है वो पाबंदी लगाई जाएगी। और कुछ मुख्तस इलाके ऐसे बताए गए जहां पे मंडियां लगाई जा रही हैं, जिसपे हमने देखा कि लांडी कोरंगी में एक मंडी लगाई गई है। इसके साथ साथ हमने देखा कि मलीर में कुछ मंडियां जो हैं वो मलीर मंडी के अलावा जो है दूसरी जगहों पर लगाई गई हैं। इसके साथ साथ हमने देखा था कि जी खास करके लियारी में एक मंडी लगाई गई है। इसी तरीके से हमने देखा कि दीगर और भी ऐसे अजला जहां पे एक छोटी सी जगह मुख्तस की गई ताकि लोग वहां पर आए, आके उस मंडी से इस्तिफादा हासिल करें। क्योंकि फ़ायदा यह है कि आप अगर अपने पैसे लेके जाते हैं, कैश लेके जाते हैं, तो वहाँ सिक्योरिटी पूरी लगाई भी होती है ताकि किसी किस्म का लॉस नहीं हो सके। लेकिन हम देख रहे हैं कि जी अब आवाम भी परेशान नजर आ रही है। जगह जगह रोड पे आपको बकरे घूमते हुए दिख रहे हैं। आप ये देखें कि जी अगर मैं बात करूं हसन स्क्वायर की, तो हसन स्क्वायर से आगे जब हम बढ़ते हैं जरगरी की जाने, तो हमने वहां पे भी देखा है कि वहां पे एक मंडी लगाई गई जिसे गैर कानूनी मंडी कहा जाता है। और वहां पे शहरियों के कुछ तासुरात नजर आए हैं, बहुत से लोग बड़े परेशान नजर आए। और ऐसे में याहिया ने बड़ा जबरदस्त सा पैकेज बनाया। हम चाहेंगे कि आप वो मुलाहिजा फरमाएं और ताकि हम भी देख सकें कि लोग किस तरीके से परेशान हो रहे हैं, ट्रैफिक किस तरीके से जो है वो बदनस्बी का शिकार हो रहा है। कराची के इलाके गरीबाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में व्यापारी गैर कानूनी तौर पर सर्विस रोड और फुटपाथों पर बकरे और गायें फरोख्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। तो ये मार्केट में मतलब स्लो चल रही है। महंगाई इतनी है, गरीब आदमी कैसे लेगा, गुजारा कैसे करेगा। अब तुम्हारे को पता है, देखो महंगाई इतनी है, जो चीज़ पहले 50,000 की थी वो चीज़ लाख रुपए की है। डबल हो गया ना यार, पिछले साल से ज़्यादा बढ़ गया। नहीं, जानवर का रेट बढ़ा है और बकरे का रेट बढ़ा हुआ है। कम है खरीदार कम है। खरीदार तो बोलता है 40 का भी दे दो, 50 का भी दे दो, 60 का भी दे दो, 70 का भी दे दो। जो लाख की चीज़ है उसको बोलता है 40 का दे दो, कौन दे देगा। व्यापारियों का कहना है कि इस साल चारे, ट्रांसपोर्ट और दीगर अखराजात के इजाफे के बायस कुर्बानी के जानवरों की कीमतें बढ़ गई हैं, जबकि दूसरी जानिब महंगाई से परेशान शहरी जानवर खरीदने से कासिर दिखाई देते हैं। बकरा तो भाई बहुत महंगा है कि ज़रूरत से ज़्यादा, कि बंदे की गुंजाइश जितनी है तो उससे डबल की ज़्यादा गुंजाइश है। गाय का भी यही हिसाब है। अभी आए हुए मुझे 25-30 मिनट हुए तो मुझे मेरी रेंज के मुताबिक नहीं मिल रहा बकरा। अब जब ये है कि बंदे की रेंज के मुताबिक नहीं मिलेगा तो इसके लिहाजा कि बंदा फिर कुर्बानी नहीं खरीदेगा इस साल। जो मेरा तो ये आइडिया कि मैं तो इस साल अपना बाइकआउट कर रहा हूँ कुर्बानी से। 20 से 40 हज़ार रुपये का फ़र्क आ रहा है हर जानवर पे, छोटे पे क्या, बड़े पे क्या, उससे बड़े पे किसी पे 1 लाख रुपए भी, किसी पे 1.5 लाख रुपए भी है। ऐसा सीन है। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने इनकी कुव्वत खरीद को बुरी तरह मुतासिर किया है और कुर्बानी जैसे अहम फरीजे की अदायगी भी अब एक बड़ा माली चैलेंज बनती जा रही है। इस साल जो रेट हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे, बहुत ही महंगे। हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत महंगे।
तकरीबन अगर देखा जाए पिछले साल से कंपेयर करें तो तकरीबन 20-20, 25-25 हज़ार रुपये ऊपर मांग रहे हैं और ये नाजायज़ है कराची की आवाम के लिए। नहीं, ये कराची में इन्होंने अपनी एक मोनोपोली बना ली है कि हम महंगा देंगे, सब ने एक रेट रखे हुए हैं। जो पिछले साल 40-50 हज़ार का आराम से मिल जाता था, इस दफ़ा 80 हज़ार से कम नहीं दे रहे। कुर्बानी के जानवरों की बढ़ती कीमतों और गैर कानूनी मंडियों के कयाम ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। कैमरामैन मंसूर नसीर के साथ सैयद याया अली, Metro One न्यूज, कराची। सलन जी, ये तो हमने देखा कि जी ईद उल अज़हा के हवाले से जगह जगह लोग मजबूर भी हैं क्योंकि वो अपने जानवरों को ले जा नहीं सकते मंडियों में, लेकिन उसकी वजह से जो शहरी परेशान नजर आ रहे हैं और फिर जिस तरीके से भारी भरकम देख रहे हैं कि जानवरों की कीमतें नजर आ रही हैं, ये एक जो है ना सवाल निशान है लोगों के लिए भी, हुकूमती इदारों के लिए भी। लेकिन इसके साथ साथ हम अगर आगे बढ़ें तो आज अगर हम बात करें गर्मी के मौसम के हवाले से, तो गर्मी के मौसम में आपको पता है सुहेल जो हमारे समझ लें जो हमारे साथ मौजूद होते हैं रोजाना, हमारा जो है ना गर्मी में हाल बुरा हो जाता है, तबीयतें खराब, लेकिन सुहेल का दिमाग और तेजी से काम करने लग जाता है। और सुहेल इब्राहिम ने एक बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट बनाई है, वो बता रहे हैं कि जी मच्छर और इसके साथ साथ लोड शेडिंग दो ऐसी मखलूकें हैं जो कि गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा जो है वो मौजूद होती है, जो बराबरी की बुनियाद पर होती है। वो कह रहे फर्क सिर्फ इतना है कि बिजली आती कम और जाती ज्यादा है, जबकि मच्छर जाते कम और आते ज्यादा है। यानी मच्छर ऐलान करते हैं कि मोहतरम अवाम, आपका खून अब हमारे इस्तेमाल में रहेगा। एक खूबसूरत पैकेज है, ये इसे जरूर देखिए आप। लोड शेडिंग लीग और मच्छर प्रीमियर लीग। सब सो रहे हैं। पकड़ लिया। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही मुल्क भर में दो मखलूकें पूरी आबोताब से मुतहर्रिक हो जाती हैं। एक, बिजली के महकमे की लोड शेडिंग, और दूसरी मच्छरों की बिरादरी। फर्क सिर्फ इतना है कि बिजली आती कम और जाती ज्यादा है। सर रात के 3 बज गए, सब सो रहे हैं। पूरे शहर की बिजली काट दो। कल बच्चों का एग्जाम है, पूरे शहर की बिजली काट दो। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हुआ है, पूरे शहर की। जबकि मच्छर जाते कम और आते ज्यादा हैं। सब मुझे भगाते रहते हैं पर मैं हर बार वापस आता हूँ। जैसे ही बिजली गायब होती है, पंखा खामोश, एसी बेजान और फिर अंधेरे से एक आवाज गूंजती है। यानी मच्छर ऐलान करते हैं, मोहतरम आवाम, आपका खून अब हमारे इस्तेमाल में रहेगा। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में आवाम इस वक्त दो महाजों पर जंग लड़ रही है, एक गर्मी के खिलाफ और दूसरी मच्छरों के खिलाफ। इनका गुस्सा वजह भी है, ऐसे लोगों पे सिर्फ हम लोग हंस सकते हैं, इनके दुख में शामिल। मच्छर वो वाहिद मखलूक है जो बगैर इजाजत, बगैर अपॉइंटमेंट और बगैर शर्म के सीधा खून का इंटरव्यू लेने पहुंच जाती है। तो ऐसा मच्छर काट के रात को चला गया तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? बस खुजली करके सो जाइए यार, आप थोड़ी। इधर लोड शेडिंग शुरू होती है, उधर मच्छर अटैक मोड में आ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे बिजली जाने का सिग्नल सीधा मच्छरों के व्हाट्सएप ग्रुप में जाता हो। माफ कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा, आप गलत कर रहे हैं सर। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, जज को मत बताओ आप, उसी के कोड में कि वो गलत कर रहा है, ये मत करो आप। देखिए मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी, देखिए आप गलत कर रहे हैं सर। और सबसे खतरनाक वो मच्छर होता है जो कान के करीब आकर गुनगुनाता है। वो खून कम चूसता है और इंसान का सब्र ज्यादा। अगर आजकल मैं तुम्हारा ज्यादा खून चूसता हूँ तो कमरे के अंदर लीमू काट के उसके अंदर लॉक डालो, देखना मैं कैसे भागूंगा रे। लोग रात भर कभी चादर ओढ़ते हैं, कभी हाथ मारते हैं और कभी हवा में ऐसे घूंसे चलाते हैं जैसे इनविजिबल दुश्मन से WWE फाइट हो रही हो।
बाद शहरियों का कहना है कि अब मच्छर इतने अपडेट हो चुके हैं कि कॉइल देखकर हंसते हैं और स्प्रे को परफ्यूम समझते हैं। Look at that loser! I can't believe I lost that. Just relax, it's only a game. Wait, where'd you go? इधर बिजली सबर आजमाती है कि सबर करें और उधर मच्छर कहते हैं कि खून दें। सूरत हाल इस वक्त ये है कि आवाम रात को सोने से पहले ये फैसला नहीं कर पाती कि पहले मच्छर मारे जाएं या गर्मी बर्दाश्त की जाए। Why? कुछ लोग तो अब पंखे से ज्यादा अखबार के हाथ वाले पंखे पर एतमाद करते नजर आते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ने पर इसी अखबार का डंडा बनाकर उन्हें कूटा जा सकता है। गर्मी, लोड शेडिंग और मच्छरों के इस तारीखी इत्तेहाद ने आवाम की नींद, सुकून और खून तीनों को खतरे में डाल दिया है। फिलहाल शहरियों की हालत ये है कि रात को सोते कम और खुजलाते ज्यादा हैं। ओह, मुझे मत मारो, मैं तो बस एक छोटा सा मच्छर हूँ। मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो। मैं किसी को चोट नहीं पहुँचाना चाहता। मुझे बस भूख लगी है। मेरे भाई को चप्पल से मारा गया, मेरी माँ को आधी रात को थप्पड़ मारा गया और फिर मैंने शोर सुना और सन्नाटा छा गया। और मेरे दादाजी वो रैकेट के बाद कभी वापस नहीं आए। उन्होंने कहा कि वो बहुत दूर चले गए। मुझे पता है कि एक छोटी सी चुभन है, इसमें दर्द भी नहीं होगा। मैं तुम्हारे सोने का इंतजार करूंगा ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। मच्छर ज़दा आवाम के साथ सुहेल इब्राहिम, मेट्रो वन न्यूज, कराची। क्या बात है भाई, जबरदस्त। और सुहेल इब्राहिम जो है ना वो हमेशा पैकेज बनाते हैं। ऐसा लगा था शायद स्टूडियो में भी मच्छर वगैरह आ गए, क्योंकि जिस तरीके से वो आवाज और जो जूं 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 कर रहे थे, मैंने कहा वाकई में फील होने लग गया कि मच्छर यहाँ पर आ गए। और उन्होंने इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से बयान किया कि वाकई में जिनको महसूस नहीं भी हो रहा उनको महसूस हो जाए। लास्ट वाला बहुत अच्छा था, सबसे लास्ट बहुत ज्यादा अच्छा था। तो भाई बहुत शुक्रिया सुहेल इब्राहिम कि आप हमें इस तरह मजे मजे की स्टोरीज ला के दे रहे होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको बताएंगे बांग्लादेश के हवाले से कि जी बांग्लादेश ने जो सॉलिड टेस्ट में रन से शिकस्त देकर पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया है। ये अफसोस की बात है कि पाकिस्तान, हम देख रहे हैं कि जी पहली बार इस तरह पूरी सीरीज जो है वो हार चुका है। और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सॉलिड के मकाम पर जारी दूसरे टेस्ट मैच के आखिरी दिन बांग्लादेश को जीत के लिए 3 विकेटें दरकार थी, जबकि पाकिस्तान को जीत के लिए 121 रन की जरूरत थी। टेस्ट मैच के 5वें दिन पाकिस्तान टीम ने 437 रन के हदफ के ताक़ुब में 359 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इसी तरह बांग्लादेश ने कौमी टीम को 78 रन से शिकस्त दी है। बांग्लादेश टेस्ट टीम ने तारीख रकम करते हुए पाकिस्तान टीम को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया, जबकि मेहमान टीम पाकिस्तान को पहले टेस्ट में ढाका के मकाम पर 104 रन, जबकि दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में सॉलिड में 78 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो भाई पहली बार पाकिस्तानी टीम जो है वो एज अ मेहमान गई है और व्हाइट वॉश होकर जो है वो वापस आ गई। खैर ऐसा होता रहता है और प्रैक्टिस भी इसी तरीके से होती है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जी दूसरे ममालिक में जब लोग हैं वो जब आते हैं जाते हैं तो ये सारे मामला नजर आ रहे होते हैं। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन इस तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात हो गए या बांग्लादेश और पाकिस्तान के हवाले से हम देखते हैं कि जी जो सिलसिले जुड़े हुए हैं ये सामने नजर आ रहे हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि जी अभी PSL की अगर हम बात करें तो PSL के मामला सामने आए। IPL की अगर बात करें तो उनके ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही थी और बड़े मामला सामने आते हैं। वो जो भी खुद बुर्द के उनके मामला आते हैं वो भी हम देख रहे थे। तो ये सारे मामला हैं जो कि नजर आ रहे होते हैं। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ेंगे और एक और हमारे पास स्टोरी है और ये जो स्टोरी है ये भी बड़ी अच्छी है।
हम ये बिल्कुल। बात कहते हैं कि जी कराची और लाहौर के बारे में बड़ी स्टोरी सामने आ गई है। हम देखते हैं कि शुरू से ही कराची और लाहौर का एक टाकरा नजर आता है। कराची की इंडस्ट्री की बात करें, लाहौर इंडस्ट्री की बात करें तो बड़ी मुख्तलिफ हैं। लाहौर और कराची की इंडस्ट्री की अगर बात करें, फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, तो अब हम बताएंगे आपको कि शान शाहिद ने कराची के अदाकारों और हिदायतकारों पर तनकीद की और इसकी एक बड़ी वजह सामने आ गई है। अच्छा जी, बताया ये भी गया कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार शान शाहिद ने कराची से ताल्लुक रखने वाले बड़े अदाकारों के रवैये पर खुलकर तनकीद की है, जिसके बाद शोबिस हलकों में नई बहस छिड़ गई है। शान शाहिद पाकिस्तान के सबसे बड़े फिल्मी सितारों में शुमार किए जाते हैं, जिन्होंने पंजाबी और उर्दू फिल्में हैं उसमें काफ़ी काम किया है और 700 से ज़ायद फिल्मों में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक मामला बड़ा सामने आ रहा है, जहां पर उन्होंने ये भी बताया कि दिहाइयों पर मुहित अपने कैरियर में वो आज भी एक मजबूत स्टार पावर के तौर पर पहचाने जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और रवां साल उनकी जो फिल्म आई थी बुल्ला ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कामयाबी हासिल की थी, जबकि वो ईद उल अज़हा पर रिलीज होने वाली फिल्म साइको में भी जलवागर होंगे, जो कि जिसमें उनकी जो को एक्टर हैं वो मीरा हैं। शोबिज़ इंडस्ट्री की बड़ी शख्सियत खुसूसन हुमायूं सईद और फ़हद मुस्तफ़ा की अदम मौजूदगी ने सवालात को जन्म दिया है, जो कि जिसका ट्रेलर लॉन्च हुआ कराची में और वहाँ पर शान शाहिद मौजूद थे, लेकिन फ़हद मुस्तफ़ा और हुमायूं सईद जो है वहाँ नहीं थे, जिस पर उन्होंने तनकीद भी की और उन्होंने ये भी कहा कि इस तनाज़ुर में जब उनसे कराची स्टार्स की जानिब से सपोर्ट ना मिलने पर सवालात किए गए हैं तो उन्होंने खुलकर अपना मौक़िफ़ पेश किया। शान शाहिद ने सख्त लहजे में कहा कि कुछ फ़नकार अपने ही एक महदूद दायरे में रहते हैं। उनके मुताबिक जब भारत से कॉल आए तो फ़न की कोई सरहद नहीं होती, लेकिन जब लाहौर के फ़नकारों की बात आए तो फिर अचानक सरहदें याद आ जाती हैं। अच्छा, ये मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जी शान शाहिद बहुत अच्छे माने हुए जो है वो अदाकार हैं, 700 से ज़ायद फिल्में की हुई हैं और मुझे नहीं लगता कि वो उनको ये बात करनी चाहिए थी कराची के फहद मुस्तफ़ा या हुमायूं सईद के बारे में, क्योंकि पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक ही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है ताकि साइको मूवी जो आने वाली है लोग ज्यादा से ज्यादा देख सकें, ऐसा हो सकता है। लेकिन इसकी हम ये भी देख रहे हैं कि जी फनकारों के साथ साथ वैसा खैर मकदम नहीं करते जैसा होना चाहिए, शिकवा उन्होंने कर दिया है। अदाकार ने इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी एक मुलजुला हम देख रहे हैं कि रुझान सामने आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी हो सकता है कि पब्लिसिटी स्टंट हो, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसी बात नहीं होगी, शायद शान शाहिद जो कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन एक फनकार या अदाकार जो कि इतनी फिल्में कर चुका है जिसका इनके साथ कोई कंपटीशन नहीं है, हाँ उसूली तौर पे अगर देखें कि एक लाहौर से कराची जब लोग आए तो कराची के लोग बड़ा वार्म वेलकम करते हैं। ऐसे में जिम्मेदारी बनती थी हुमायूं सईद और फहद मुस्तफ़ा की भी कि वो बड़े दिल का मुशायरा करते हुए उनकी इस जो नया प्रोजेक्ट है या फिल्म करने के लिए लेकिन हो सकता है अंदरूनी कहानी और भी कुछ हो और वक्तन फवक्तन आने वाले वक्तों में हो सकता है कि वो भी खुल के सामने आ जाए। और मेरे ख्याल से अब वक्त जो है ना वो इख्तिताम की जानिब बढ़ चुका है और हमारे प्रोड्यूसर भी कह रहे हैं कि भाई आप खुदा हाफिज कर दें ताकि 10 बजे से फिर एक सिलसिला जो है वो शुरू हो जाए। तो भाई फिर आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इसके साथ साथ जाते जाते भी कहेंगे कि जी अगर आपको कोई फीडबैक हो, कोई स्टोरी आप समझते हैं कि जी मेट्रो लाइट में जो है वो हमें कुछ नए सेगमेंट करने चाहिए तो इसके लिए भी आप अपना मशवरा दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।